एस राजमौली ऐसे निर्देशक हैं जो अपनी कल्पना से कहानी को भव्यतम रूप में प्रस्तुत करते हैं और उनके प्रस्तुतिकरण में हर उम्र और वर्ग के दर्शक का ध्यान रखा जाता है। के विजेंद्र प्रसाद बहुत ही ठोस कहानी लिखते हैं जो देसी होती है और इमोशन इसमें बहता रहता है। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ब्लॉकबस्टर फिल्म का निर्माण होता है जो पहले देखा जा चुका है और बॉक्स ऑफिस पर साबित भी हुआ है। राजा मौली और विजेंद्र प्रसाद की सुपरहिट जोड़ी RRR राइज रोड रिवोल्ट लेकर आई है जिसका लंबे समय से दर्शक इंतजार कर रहे थे। के विजेंद्र प्रसाद और राजमौली कहानी के किरदारों पर खूब मेहनत करते हैं। कैरेक्टर्स को इस तरह से दिखाया जाता है कि दर्शक उनको चाहने लगते हैं। RRR में दो खून किरदार हैं, भीमा यानी NTR जूनियर और सीताराम राजू यानी रामचरण, जिनके इर्द गिर्द कहानी बनी गई है। राम और भीमा का स्वभाव बहादुरी विशेषताएं बताने में राजमौली ने खासा समय खर्चा किया है, इतना ज़्यादा कि अखरने लगता है कि वो कहानी आगे नहीं बढ़ती। राम आग है तो भीमा पानी। रामायण और महाभारत की मदद भी ली है। भीमा और भीम जैसा खाता और ज़रूरत पड़ने पर हनुमान बन जाता है। बहादुर इतना कि शेर से लड़ लेता है और बाइक को गोल गोल घुमाकर फेंक देता है। खून से स्नान करता है। राम ताकतवर होने के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करता है और अंग्रेज़ों से बचपन से नफरत करता है। इन दोनों कैरेक्टर्स की विशेषताएं बताने के लिए कई दृश्य रचे गए हैं, जिनमें से कुछ रोमांचित करते हैं तो कुछ कपट। कहानी उस दौर की है जब भारत पर अंग्रेज़ों का राज था। भीम के कबीले से 10-12 साल की लड़की माली को अंग्रेज़ उठाकर दिल्ली ले जाते हैं। इस बच्ची को छुड़ाने के लिए भीम दिल्ली पहुंच जाता है। यह खबर अंग्रेज़ों को लग जाती है। भीम को ढूंढने और पकड़ने की जिम्मेदारी राम लेता है और अंग्रेज़ों की सेना में भारतीय सिपाही है। ये दोनों एक दूसरे की पहचान से अनजान हैं। दोनों दोस्त बन जाते हैं। क्या होता है जब भेद खुलता है? क्या बच्ची को भीमा छुड़ा पाएगा? क्या भीमा को राम पकड़ लेगा? राम अंग्रेज़ के लिए काम क्यों कर रहा है? इन सारे सवालों के जवाब आगे इसी फिल्म में मिलते हैं। के विजेंद्र प्रसाद की कहानी मजबूत नहीं है। उन्होंने सारा फोकस राम और भीम की दोस्ती दुश्मनी पर ही रखा है। उन्होंने कोशिश की है कि दर्शक इन दोनों हीरो के प्रेम और भाईचारे में इस कदर डूब जाए कि दूसरी बातों के बारे में ना सोचे। फिल्म खत्म होने के बाद यदि आप कहानी के बारे में सोचते हो तो खाली हाथ रहते हैं। इन दोनों स्टार्स के स्टारडम के तले कहानी दब गई है। दोनों की हीरोगिरी दिखाने के लिए खुला मैदान तो दे दिया गया, लेकिन कहानी के अभाव में स्टारडम प्रभावित नहीं कर पाता है। पहले घंटा तो फिर भी देखा जा सकता है क्योंकि राजमौली इन दोनों स्टार्स के सहारे दर्शकों को चमत्कृत करते हैं। राम और भीमा द्वारा नदी में आग से घिरे लड़के की जान बचाना, भीमा का शेर से लड़ना, भीमा राम की दोस्ती, भीमा और अंग्रेज महिला की लव स्टोरी जैसे प्रसंग बीच बीच में आते रहते हैं जो मनोरंजन करते हैं। लेकिन दूसरे घंटे में कहानी ठहर सी जाती है। राम को बहुत स्मार्ट दिखाया गया है, लेकिन भीमा को ढूंढने की खास कोशिश करते नजर वह नहीं आता। भीमा को जिस बच्ची की तलाश है वो बात भी एक जगह आकर ठहर जाती है। कहानी पर ब्रेक लग जाता है। राम अंग्रेज़ों के लिए क्यों काम कर रहा है, ये सवाल दर्शकों को परेशान करता है, जिसका जवाब देने में बहुत देर लगाई गई। तब तक राम भारतीयों पर बहुत अत्याचार करते नजर आता है और ये सीन कमर्शियल मूवी में अच्छे नहीं लगते। ब्रिटिशर्स बच्ची माली के लिए इतना क्यों लड़ते हैं, यह फिल्म का कमज़ोर पॉइंट है। फिल्म का विलन भी कमज़ोर है, जिसे राम और भीमा की लड़ाई प्रभाव नहीं बन पाई। इंटरवल पॉइंट पर राजमौली ने फिल्म को अहम मोड़ देने की कोशिश की है, जिससे दूसरे हाफ के बेहतर होने की उम्मीद जागती है, लेकिन दूसरे हाफ में फिल्म का ग्राफ नीचे आ जाता है। अजय देवगन वाला सीक्वेंस उबाऊ है और इसे हटा भी दिया जाए तो फिल्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सिर्फ हिंदी फिल्मों के दर्शकों को लुभाने के लिए अजय वाला किरदार कहानी से जोड़ा गया है। ये बेअसर है। यही हाल आलिया भट्ट का है। मटकी पकड़ा दी गई है ताकि आलिया गांव की लड़की लगे, लेकिन आलिया का शहरीपन जाता नहीं है। फिल्म का क्लाइमैक्स बढ़िया है। राम जब भगवान श्री राम के अवतार में आकर अंग्रेजों पर वाड़ों की वर्षा करता है तो सीन देखने लायक बन गया है। क्लाइमैक्स में फिल्म का केवल ऊंचा हो जाता है और दर्शकों को रोमांचित करता है। विजेंद्र प्रसाद की कहानी पर राजमौली ने स्क्रीन प्ले लिखा है। स्क्रीन प्ले इस तरह लिखा गया है कि फिल्म दौड़ती भागती नजर आती है और कहानी के ऐप छिप जाते हैं। उतार चढ़ाव और ब्लॉकबस्टर दृश्यों के जरिए उन्होंने दर्शकों को सम्मोहित किया है। निर्देशक के रूप में राजमौली ने डिटेल्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। उस दौर में बोली जाने वाली भाषा, कस्ट्यूम्स और लुक पर उन्होंने मेहनत नहीं की है। इसके बजाय उन्होंने दृश्यों को मनोरंजक बनाने पर ध्यान दिया है। फिल्म के नाम पर उन्होंने छूट ली है और लॉजिक से ज़्यादा इंटरटेनमेंट का ध्यान रखा है। कुछ जगह यह सही लगता है तो कुछ जगह गलत। उन्होंने फिल्म को भव्य बनाया है, लेकिन फिल्म इतनी भव्य भी नहीं लगती जितना कि इसके बजट को लेकर बातें हो रही हैं। फिल्म में गाने मिसफिट लगते हैं। के सेंथिल कुमार की सिनेमेटोग्राफी ज़बरदस्त है। एक्शन सीन उन्होंने सफाई के साथ शूट किए हैं। निक पावेल ने एक्शन और स्टंट्स को बखूबी कोरियोग्राफ किया है। बैकग्राउंड म्यूजिक शानदार है। तकनीशियों ने फिल्म को भव्यता प्रदान की है। NTR जूनियर का अभिनय शानदार है। उन्होंने अपने किरदार को बारीकी से पकड़ा है और दर्शकों का मनोरंजन किया है। कॉमिक टाइमिंग उनकी बढ़िया है और देसी एक्शन में वे जमे हैं। रामचरण का अभिनय भी उम्दा है और ख़ास तौर पर एक्शन सीन उन्होंने अच्छे से किए हैं। NTR जूनियर और रामचरण की जोड़ी स्क्रीन पर अच्छी लगती है। अजय देवगन और आलिया भट्ट का रोल और अभिनय उनके स्तर के अनुरूप नहीं है।
श्रेया सरन महज 2-4 सीन में नजर आती हैं। बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स का सपोर्ट अच्छा है। ट्रिपल आर को वन टाइम वॉच कहा जा सकता है, लेकिन राजमौली जैसे निर्देशक से जो उम्मीद रहती है उस स्तर तक फिल्म नहीं पहुंचती। राजामौली से हम ठहरा हुआ सिनेमा नहीं बल्कि आगे ले जाता हुआ सिनेमा चाहते हैं। जूनियर एनटीआर रामचरण और एसएस राजमौली यानी ट्रिपल आर वाला पैन इंडिया सपना जिसे उन्होंने कब से सुलझाए रखा था, आखिरकार पर्दे पर रिलीज हो गया था। ट्रिपल आर की रिलीज के साथ ही राजमौली ने लोगों को फिर से याद दिला दिया कि सिनेमा निर्देशक का माध्यम है। एक शानदार कहानी को अपने बस्ते से सजाकर चलाने वाला निर्देशक देश के किसी भी भाषा के स्कूल में अव्वल आ सकता है। राजमौली 10वीं में बाहुबली के साथ पूरे जिले में टॉप करने के बाद 12वीं में आरआरआर के साथ डिस्टिंक्शन लेकर पास हो गए हैं। हालांकि बाहुबली वाली कसावट थोड़ी ढीली जरूर पड़ी है, लेकिन लार्जर देन लाइफ सिनेमा क्या है, इस सवाल का जवाब एक बार फिर आपको ट्रिपल आर में देखने को मिल जाएगा। कहानी की बात करें तो हिंदुस्तान का वो दौर था जब भारत स्वतंत्रता की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। तब आज़ादी की लड़ाई बेहद अलग अलग स्तर पर लड़ी जा रही थी। उस दौर के पन्नों पर राजमौली ने एक काल्पनिक आज़ादी की कहानी तैयार की है। इस कहानी के दो हीरो हैं जिन्हें निर्देशक ने आग और पानी के रूप में दिखाया है। आग है राम यानी रामचरण, जो एक खतरनाक पुलिस वाले हैं और अंग्रेजों की सेना में ही काम करते हैं। ये एक ऐसा पुलिस वाला है जो अपने ऑफिसर के एक आदेश पर हजारों की भीड़ में अकेला घुस जाता है। दूसरा है पानी, सीधा, शांति और बस अपनी ही दुनिया में खुश रहने वाला भीम यानी जूनियर एनटीआर। भीम गोंडा जात का है, जो लोग बेहद शांत प्रिय हैं और झुंड में ही रहते हैं। कहानी इन दोनों के अपने अपने संग्राम की है। देखिए, कहानी में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जब निर्देशक राजमौली ने अपनी इस फिल्म को इतना टालने के बाद भी इसकी कहानी छिपाकर और संजोकर रखी है, तो सिनेमा घरों में जाना तो बनता है। इस फिल्म के हाई पॉइंट की बात करें तो पहले नंबर पर आता है इसका एक्शन, जो ज़बरदस्त है। राजचरण के इंट्रोडक्शन का जो सीन है, यकीन मानिए आप जब उसे पर्दे पर देखोगे तो बार बार दिमाग कहेगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन इसे ही निर्देशक की कला कहेंगे कि इस सीन को भी उन्होंने इस तरह से रखा है कि आपका दिल आपके ही दिमाग को चुप करा देगा कि अबे चुप, ऐसा हो सकता है। अपना रामचरण कोई बाहुबली से कम है क्या? क्लाइमैक्स का एक्शन तो इतना ज़बरदस्त है कि क्या कहे। कई सीक्वेंस ऐसे हैं जो इससे पहले शायद आपने ना देखे हों। खासकर भीम के कंधे पर बैठकर राम के जेल तोड़कर भागने वाला सीक्वेंस काफ़ी यूनिक है। फिल्म से शिकायत ये है कि बाहुबली में जहां कहानी को लॉजिक के साथ सुपरफिशियल बनाया गया था, वही इस फिल्म में कुछ जगह है तारतम्य टूट गया है। एक सीन में एक तरफ भीम पुलिस से चिपटा हुआ हाथरस में दुबका हुआ है, लेकिन एक सस्पेंस जैसे ही खुलता है वो सारी नाकाबंदी को चुटकी में तोड़ता हुआ सीधा दिल्ली के पास जेल में ही पहुंच जाता है। साथ ही इंटरवल से पहले आपको कुछ हिस्सों में कहानी खींची हुई सी लग सकती है। एक्टिंग की बात क्या करूँ, यह फिल्म रामचरण और जूनियर एनटीआर की ही है। अगर प्रमोशन में नजर आई आलिया भट्ट को देखकर आप उनके सीन्स का बहुत इंतजार करोगे तो धोखा खा जाओगे। रामचरण और जूनियर एनटीआर ने साबित कर दिया है कि उनके लिए उनके फैंस की जो दीवानगी है वो ऐसे ही नहीं है। हिंदी की फिल्म में भी दोनों ही एक्टर्स ने अपनी आवाज़ का इस्तेमाल किया है और उनकी आवाज़ पूरी तरह से सूट भी की है। आपको साउथ की फिल्म हिंदी में डब कर देख रहे हैं, ये फीलिंग तो नहीं आएगी। दोनों ही कलाकार अपने अपने किरदार में ज़बरदस्त रहे हैं। वहीं अजय देवगन की बात करें तो उनका रोल भले ही छोटा है, लेकिन सिर्फ कुछ मिनटों के सीन में भी अजय अपना असर छोड़ते नजर आए हैं। फिल्म देखते हुए बीच बीच में मुझे जूनियर एनटीआर में लगना वाला भुवन नजर आया। लगान वाला भुवन नजर आया। दोनों की मासूमियत काफ़ी एक जैसी लगती है। निर्देशक राजमौली की आरआरआर देखने के बाद ये तो साफ है कि सिर्फ साउथ की सुपरहिट फिल्मों की कहानी को कॉपी कर तो बॉलीवुड का बांटाधार नहीं हो सकता। पैन इंडिया फिल्म क्या होती है और कैसे बनती है, इसका निर्देशक साहब एक ऑनलाइन कोर्स ला सकते हैं। पर्दे पर फिक्शन कहानी के आधार पर एक दुनिया रचने का हुनर राजमौली के पास है। बाहुबली फिल्म निर्देशक एसएस राजमौली सिनेमा के पर्दे पर लार्जर देन लाइफ किरदारों को रचने के लिए जाने जाते हैं। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म आरआरआर शुक्रवार 25 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसमें कोई शक नहीं था कि फिल्म शुरुआत से लेकर अंत तक एक ऐसा अद्भुत विजुअल ट्रीट है कि आप आवक होकर फिल्म के किरदारों, सिनेमेटोग्राफी, स्पेशल इफेक्ट्स, भविष्य और किरदारों के दमदार अभिनय के बीच गोते खाते जाते हैं। यह राजमौली की कल्पना का कमाल है कि फिल्म के किरदार असल हैं मगर परिस्थितियाँ काल्पनिक हैं। अल्लूरी सीतारामा राजू और कोमारामा भीम, इन दोनों महान क्रांतिकारियों को निर्देशक राजमौली ने अपनी काल्पनिक सोच से एक होकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लोहा लेते दिखाया है, जो असल ज़िंदगी में कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे। मगर कहानी में राजमौली ने उन्हें ऐसे पिरोया कि वे इतिहास का एक अहम अंग प्रतीत होता लगता है। फिल्म की सबसे खास बात यह है कि राजमौली ने अपने नज़रिए से देश ही नहीं बल्कि कहानी को भी धर्मनिरपेक्ष दर्शाया है। कहानी 1990 के दशक में स्वतंत्रता से पहले के
आदिलाबाद जिले की है। तब देश अंग्रेजों की गुलामी से पीड़ित था। एक नन्ही बच्ची मल्ली को अंग्रेज अपने साथ इसलिए उठा ले जाते हैं क्योंकि उन्हें उसकी आवाज़ अच्छी लगती है। वही उनकी कौम का गरड़िया अर्थात रखवाला कोमाराव भीमोडो यानी जूनियर एनटीआर उस बच्ची को अंग्रेजों के चुंगल से उठा ले जाने का बीड़ा उठाता है। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार में पुलिस अधिकारी का पद पर कार्यरत राम यानी रामचरण का काम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत और क्रांति का बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारियों को पकड़कर कड़ी सजा देना है। राम इधर भीम को गिरफ्तार करने के मिशन पर निकल पड़ता है। अगर वह भीम को जिंदा गिरफ्तार कर लेता तो अंग्रेज सरकार उसे इनाम के रूप में स्पेशल पुलिस का पद दे देगी। इस अहम पद को पाने में राम का भी अपना एक गहरा और छुपा हुआ मकसद है। फिर हालात ऐसे बनते हैं कि राम और भीम एक दूसरे की असलियत से बेखबर होकर बहुत पक्के दोस्त बन जाते हैं। इतने पक्के कि एक दूसरे पर जान निछावर कर दे। अब जब उन्हें पता चलेगा कि वे एक दूसरे के दुश्मन हैं तो क्या उनकी दोस्ती कायम रह पाएगी? क्या वे अपने मकसद को भूल जाएंगे? यही इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। राजमौली सिनेमा के उन फिल्मकारों में से हैं जिन पर हमें गर्व होना चाहिए कि इंडियन सिनेमा में हमारे अपने किरदारों के साथ इस तरह के विजुअल इफेक्ट्स वाली फिल्में बन सकती हैं। निर्देशक ने दोनों ही किरदारों को इंट्रोडक्शन सीन को कुछ इस तरह सजाया है कि आप जान जाते हैं कि इन किरदारों का मिजाज कैसा होगा। दोनों कलाकारों द्वारा पानी से बच्चे को बचाया जाने वाला सीन हो या अंग्रेजों से लोहा लेने वाले दृश्य, हर सीन आपकी सांस रोक देता है। दर्शक के तौर पर कभी आप चीखते हैं तो कभी सीटी या ताली बजाते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत मजबूत है। आप उत्तेजना के प्रवाह में बहते जाते हैं, मगर सेकंड हाफ में कहानी थोड़ी खिंच जाती है। हालांकि विजुअल्स और स्पेशल इफेक्ट उन कमी को ढक लेते हैं। फिल्म की लंबाई थोड़ी कम की जा सकती थी। कहानी महज 2 बिंदुओं पर ही चलती है और इसके कारण उसका विस्तार क्रम प्रतीत होता है। कई बार भव्यता कहानी पर भारी पड़ती नजर आती है। रामचरण का भगवा धोती पहनकर तीर और धनुष के साथ भगवान राम के रूप में आकर अंग्रेजों के संहार का सीन खास बन पड़ा है। हालांकि राजमौली कहीं ना कहीं हमें अपने मूल से जोड़ते हैं और क्लाइमैक्स तक आते आते हुए एक क्रिएटिव पर्सन के रूप में ये मैसेज देना नहीं भूलते कि आज़ादी की लड़ाई में हर धर्म और समुदाय का योगदान था। क्लाइमैक्स फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है और एक्शन को अनोखा कहे तो गलत ना होगा। संगीत की बात करें तो एम किरवानी के संगीत में नाचो नाचो गाना देखने में अच्छा लगता है। अंत में फिल्म का क्रेडिट सॉन्ग आई कैंडी साबित होता है। हाँ, फिल्म का संगीत बाहुबली जितना ब्लॉकबस्टर शायद ना हो। विजुअल इफेक्ट्स में बी श्रीनिवास मोहन ने भव्यता और क्रिएटिविटी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। राजमौली ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि कहानी के नैरेटिव में किरदार ज़्यादा अहम हैं और इस बात को रामचरण और जूनियर एनटीआर 100% सही साबित कर दिखाते हैं। अभिनय के मामले में रामचरण और जूनियर एनटीआर दोनों मंत्रमुग्ध कर देते हैं। फिल्म में दोनों किरदार जल और आग का प्रतिनिधित्व करते हैं। भीम के रूप में जूनियर एनटीआर ने फिल्म में जज्बाती पक्ष को मजबूती से थामे रखा है। वह पानी की तरह निश्चल हैं, जबकि रामचरण ने नायक के रूप में आग अर्थात बेरहम जल्लाद दिखाया है। मगर अब उनकी क्रूरता के पीछे दर्शक उनका मकसद जान जाते हैं तो उस चरित्र से भी प्यार होने लगता है। आलिया भट्ट का रोल बहुत छोटा है मगर प्यारा है। अंग्रेज सैनी जैनी का किरदार कहानी में अच्छाई के पक्ष में अंग्रेज सैनी जैनी का किरदार कहानी के अच्छाई के पक्ष को मजबूत करता है। अजय देवगन की उपस्थित फिल्म को भव्य बनाती है। सहयोगी कास्ट में मरकंद देशपांडे, श्रेयासरन आदि दमदार रहे हैं। ट्रिपल आर दो रियल लाइफ स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की फिक्शनल कहानी है। सीताराम राजू और कोमाराम भीम समकालीन होते हुए भी एक दूसरे से कभी नहीं मिले। अगर वो एक दूसरे से मिल पाते तो क्या होता? ट्रिपल आर इसी आइडिया को सिनेमैटिक ढंग से एक्सप्लोर करती है। आपको ये फिल्म देखकर समझ आता है कि जब किसी फिल्म मेकर का विजन क्लियर हो तो उसे अपना क्राफ्ट बोध हो तो एक साधारण कहानी पर भी अद्भुत फिल्म बनाई जा सकती है। ट्रिपल आर की कहानी सन 1920 की दिल्ली में घटती है। ब्रिटिश पुलिस फोर्स में रामा राजू का नाम ऑफिसर है। वो जल्द से जल्द स्पेशल ऑफिसर के ओहदे पर पहुंचना चाहता है। वहां पहुंचकर वो अपने पापा का अधूरा काम छोड़कर पूरा करना चाहता है। दूसरी तरफ है गैंग नेता कोमाराम भीम। वो अख्तर के नाम से दिल्ली में रहा है। उसका प्लान है गवर्नर हाउस में घुसने का। ब्रिटिश अफसरों ने उनकी बहन को बंधक बना रखा है, उसी घर में कैद है। ये दोनों अपने नकली नामों से एक दूसरे से मिलते हैं। कुछ ही समय में तगड़े वाले दोस्त बन जाते हैं। अब उन्हें अपने अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए रास्ते में सभी बाधाओं को रास्ते से हटाना है। और क्या होगा जब राजू और भीम को एक दूसरे की असलियत पता चलेगी? ट्रिपल आर की मज़ेदार बात यह है कि फैंटेसी, माइथोलॉजी और रियलिटी का मिश्रण है। जिन लोगों की कहानी है वो असल हैं। जिस तरह से कहानी घड़ती है वो फैंटेसी है। फिल्म के पात्रों के नाम हैं राम, सीता और भीम। रामायण और महाभारत को एक साथ लाना फिल्म में पौराणिकता का एक पुट ऐड करता है। फैंटेसी और मैथोलॉजी की मिलावट तो हमने दुनिया भर की फिल्मों में देखी है, मगर ये फिल्म खुद को रियलिटी से कैसे जोड़ती है वो इसे खास बनाता है।
आमतौर पर यह होता है कि फिल्मों में एक कहानी होती है जिसे बल देने के लिए एक्शन और ड्रामा जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, मगर यह फिल्म उनसे उलट काम करती है। इसमें एक्शन सीक्वेंस और ड्रामा के बदौलत कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि फिल्म देखते वक्त आपको ये चीज़ें खलती हों, आप उसे एंजॉय करते हैं, क्योंकि इन सीन्स के लिए कहानी के साथ समझौता नहीं किया जाता। हर सीन किसी वजह से शुरू होता है और अगले सीन के लिए ज़मीन तैयार करता है, फ्लो बना रहता है। पिछले दिनों अजीत कुमार की वलीमाई के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही थी। वो फिल्म अपने एक्शन पर इतनी फोकस्ड थी कि उसे कहानी की परवाह ही नहीं थी। यहाँ कहानी को एक्शन के बीच फिल अप करने का इस्तेमाल किया गया था। वहाँ कहानी को एक्शन के बीच फिल अप की तरह इस्तेमाल किया गया था। ट्रिपल आर फुल ऑन मसाला एंटरटेनर है। ये बनाने वालों को भी पता है और देखने वालों को भी। कोई पर्दादारी नहीं है। ये चीज़ मेकर्स को तमाम पाबंदियों से मुक्त करती है। वो अपनी फिल्म में कुछ भी दिखा सकते हैं और आप उसमें कमी नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर इतने सब के बाद भी फिल्म में एंटरटेनमेंट क्वोशंट की कमी महसूस हो, तब आपकी शिकायत सुनी जा सकती है, मगर ट्रिपल आर आपको ऐसा कोई मौका नहीं देती। ये 3 घंटे से कुछ ऊपर की फिल्म है। पहला हाफ तकरीबन 1.25 घंटे का है, मगर इतना एंटरटेनिंग और विजुअली रिच है कि आपको समय का पता ही नहीं चलता। पिछले कुछ सालों में आई ट्रिपल आर और रेयर फिल्म है जिसका फर्स्ट हाफ इतना शानदार बन पड़ा है, फिल्म के दूसरे हाफ में कुछ धीमेपन का एहसास होता है, मगर आखिरी आधे घंटे में फिल्म आपकी वो सारी शिकायतें दूर कर देती है। फिल्म देखने से ज़्यादा फ़ील करने वाली चीज़ें हैं। जब तक आप पब्लिक को कुछ महसूस नहीं करा पाएंगे, उनसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, इस फिल्म में इसका खासा ख्याल रखा गया है। ट्रिपल आर नाम की प्लेटर ऑफ द फिल्म में आपको फैमिली बॉन्ड से लेकर रोमांस और ब्रोमांस सब कुछ मिलता है और सही मात्रा में मिलता है। फिल्म में एक गाना है नाचो नाचो, वो भी स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा है, मगर कोरियोग्राफी और परफॉर्मेंस के लिहाज से ये क्या बवाल गाना है। इसमें दोनों लीड एक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री और समन्वय भी देखने वाली चीज़ है। ट्रिपल आर के नायक यूँ तो नॉर्मल इंसान हैं, मगर उनका ट्रीटमेंट किसी सुपर हीरो जैसा है। उस लिहाज से फिल्म राम राजू और कोमारम की ओरिजिन स्टोरी है। ट्रिपल आर में रामा राजू का रोल किया है रामचरण ने। रामचरण शरीर से ज़्यादा आंखों से परफॉर्म करते हैं। वो दिमाग वाला आदमी है, उसे पता है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। कोमाराम भीम का रोल किया है। एनटीआर जूनियर ने भीम के किरदार में एक बाल सुलभ संचालकता है। उस किरदार के नाम को फिजिकल लेवल तक कैरी किया गया है। उसका दिमाग ज़्यादा नहीं चलता, मगर वो शरीर से कुछ भी कर सकता है। मासूम भी बहुत है। अजय देवगन फिल्म में एक गेस्ट अपीयरेंस में दिखाई देते हैं, मतलब वे बेस्ट कैमियो तो नहीं है, मगर उनका किरदार नैरेटिव का अहम हिस्सा है। वो अच्छे से लिखा हुआ कैरेक्टर है जिसे अजय देवगन वजनदार तरीके से निभाते हैं। आलिया भट्ट ने राम के मंगेतर सीता का रोल किया है, मगर आलिया के हिस्से ज़्यादा सीन्स नहीं हैं। उनके कैरेक्टर के साथ वो अंग्रेजी में कहते हैं टू लिटिल टू लेट वाला खेल हो जाता है। रे रिस्टिवेशन ने फिल्म के मेन विलन गवर्नर स्कॉट और एलिसन डूडी ने उनकी पत्नी का रोल प्ले किया है। ओलिविया मारिस ने जेनी का रोल किया है। वो संभवतः गवर्नर कास्ट की बिटिया है। इस फिल्म में जितनी भी महिलाएं हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम ओलिविया को मिला है। वो नाचो 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 गाने और उनकी भूमिका वाले सीन्स में दिखती हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बड़ी प्रोजेक्ट्स है। ट्रिपल आर बड़े ग्रैंड लेवल वाली फिल्म है। आप जब इस कहानी को पर्दे पर घटते हुए देखते हैं तो आपको आभास होता है कि आपने किसी इंडियन में फिल्म में ऐसा कुछ नहीं देखा। इंक्लूडिंग बाहुबली फिल्म के डांस और एक्शन सीक्वेंस में कोऑर्डिनेशन वाला आइडिया कमाल का है। हमें इंडियन फिल्मों में वीएफएक्स वर्क की क्वालिटी से हमेशा समस्या रही है, मगर ये फिल्म पर्दे पर फ्लॉलेस दिखती है। विजुअल्स के साथ साथ ये फिल्म एक्टर्स के परफॉर्मेंस, इमोशनल कोर, धुआंधार एक्शन सीक्वेंस और राइटिंग ऑडिएशन के लेवल पर क्रिएटिव स्टोरी के लिए भी जरूर देखी जानी चाहिए। राम को सीता से फिर मिलवाने का वादा किया है मैंने, भले ही इन गोरों की लंका क्यों न जलानी पड़े। आंखों में गुस्सा और राम के लिए भावुकता के लिए भीम कहता है। निर्देशक एस राजमौली दो स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी को बड़े दिलचस्प तरीके से रामायण से जोड़ देते हैं। ट्रिपल आर सन 1920 की ब्रिटिश कालीन भारत में स्वतंत्रता सेनानी कोमाराम भीमा और अल्लूरी सीताराम राजू के युवा दिनों को एक काल्पनिक वर्णन करती है। अब जबकि कहानी काल्पनिक है तो यह निर्देशक हर तरीके से रचनात्मक स्वतंत्रता भी लेते हैं। वह दो किरदारों को दर्शकों से मिलाते हैं। एक है आग, आक्रोश और ताकत से भरा एक पुलिस ऑफिसर राम राजू जो अंग्रेजों के लिए लड़ रहा है। दूसरा है पानी, सीधा साधा सच्चा हिम्मती भीम जो अंग्रेजों से अपनी जनजात की एक बच्ची बचाने के लिए उनसे लड़ रहा है। यही से शुरू होती है कहानी। राजमौली के फिल्मों की खासियत है कि वह पहले दृश्य से ही अपनी कहानी के साथ दर्शकों को इस तरह से जोड़ते हैं कि आप उस कहानी का हिस्सा बन जाते हैं, फिर आप उसका अंत जरूर जानना चाहते हैं।
RRR भी इसी फार्मूला पर सफल उतरती है। 1920 के ब्रिटिशकालीन भारत में आलिदाबाद के जंगलों में रहती है गोंडा जनजाति, जहां से स्कॉट और उसकी पत्नी एक बच्ची मल्ली को जबरदस्ती उठाकर दिल्ली ले आते हैं। इस जनजाति में हर समूह के लिए एक रखवाला होता है जो अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मल्ली को बचाने के लिए आता है भीम यानी जूनियर NTR। वह गतिवान और बलवान है, लेकिन अंग्रेज सरकार को इसकी भनक लग जाती है और भीम को रोकने के लिए वो चुनते हैं रामराजू उर्फ राम यानी रामचरण को, जो कि अंग्रेजों के अधीन बतौर पुलिस अफसर का काम करता है। न राम ने कभी भीम को देखा होता है, जहाँ भीम ने राम को। लिहाजा एक घटना के साथ दोनों में दोस्ती हो जाती है और समय के साथ वह गहराती जाती है। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, लेकिन भीम किसी भी तरह मल्ली को अंग्रेजों के बीच से निकालना चाहता है और राम उतनी ही शिद्दत से उसे पकड़ना चाहता है। ऐसे में क्या होगा जब दोनों एक दूसरे की सच्चाई का पता चलेगा? इसी पहेली के इर्द गिर्द यह घूमती है कहानी। फिल्म फ्लैशबैक में हमें रामा राजू के बचपन से भी ले जाती है, जहां उनके पिता अजय देवगन और सीता यानी आलिया भट्ट की कहानी चलती है। फ्लैशबैक के साथ कहानी में कई राज खुलते हैं, जो कि सेकंड हाफ में फिल्म को दिलचस्प बनाते हैं। निर्देशक SS राजमौली ने इस फिल्म को मुख्य तौर पर दो भावनाओं पर चलाया है, देशभक्ति और दोस्ती। ये दोनों ही भाव ऐसे हैं जो सीधे दिल को छूते हैं। इसके साथ यहाँ दिखती है फिल्म की भव्यता और दमदार एक्शन सीन। राजामौली काल्पनिक कहानियों को गढ़ने में मास्टर हैं और RRR के साथ उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया है। फिल्म में उन्होंने कई ऐसे दृश्य डाले हैं जो बड़े पर्दे पर देखना अपने आप में एक शानदार अनुभव है। वही फिल्म से यह बात भी साफ झलकती है कि जूनियर NTR और रामचरण के स्टारडम को काफ़ी ध्यान में रखा गया है। निर्देशक ने दोनों को बिल्कुल बराबर हीरोइक मोमेंट्स दिए हैं। उन्होंने इनके किरदारों को आग और पानी के रूप में दिखाया है। राम आग है तो भीम पानी। एक दृश्य में राम कहता है जो क्रांति में बंदूकों के जरिए लाना चाहता था वो भीम की एक गीत ने ला दिया। दो पक्ष जहां फिल्म थोड़ी कमज़ोर पड़ती है वो है इमोशनल कंटेक्ट और सेकंड हाफ में पटकथा की धीमी गति। निर्देशक कई दृश्यों के सहारे आपको किरदारों से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप भावुकता के उस स्तर पर नहीं पहुंच पाते जहां आप किरदार के लिए महसूस करने लगेंगे। फिल्म पूरी तरह से जूनियर NTR और रामचरण की है। निर्देशक भी दोनों कलाकारों के स्टारडम से वाकिफ़ हैं, लिहाजा उन्होंने दोनों को बराबर मौका दिया है। भावुक दृश्य हो या फाइट सीन, संवाद हो, इंट्रो हो या स्क्रीन पर उपस्थित हो, दोनों कलाकारों के हिस्से में सब कुछ बराबर आया है, लिहाजा उन्होंने भी अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। एक्शन दृश्यों में जूनियर NTR और रामचरण अति दमदार लगे हैं, तो वही भावुक दृश्यों में दोनों की आंखें बोलती हैं। अजय देवगन कुछ ही मिनटों के लिए स्क्रीन पर आते हैं, लेकिन छाप छोड़ते हैं। सीता के रोल में आलिया भट्ट अच्छी लगती हैं। फिल्म के सबसे मजबूत पक्षों में है फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, जो दी है के सेंथिल कुमार ने। बाहुबली फ्रेंचाइजी के बाद राजमौली और सेंथिल कुमार एक बार फिर साथ आए हैं, और कहना अतिशयोक्त नहीं होगी कि राजमौली की भव्यता के विजन को सेंथिल कुमार बाखूबी कैमरे में उतारते हैं। RRR में कई ऐसे दृश्य जो लंबे समय तक आपके दिमाग में टिके रहते हैं। फिल्म के हिंदी संवाद लिखे हैं रिया मुखर्जी। फिल्म के हिंदी संवादों को लिखा है रिया मुखर्जी ने, जो कि औसत हैं। फिल्म में इक्के दुक्के ही डायलॉग्स हैं जो आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। वही एस श्रीकर प्रसाद की एडिटिंग सराहनीय है। हालांकि फिल्म की लंबाई 10-15 मिनट कम की जा सकती थी। फिल्म का संगीत दिया है M क्रीम ने, जो कि फिल्म को ऊपर उठाने का काम करता है। बैकग्राउंड में बजती दोस्ती जहां आपको उत्साहित करती है। नाचो नाचो में कलाकारों की एनर्जी हैरान होने पर मजबूर करती है। वही जन्नी भावुक पड़ जाती है। गानों के हिंदी बोल रिया मुखर्जी और वरुण ग्रोवर ने लिखे हैं। वही फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी ज़बरदस्त है। SS राजमौली के निर्देशन में बनी RRR सिनेमाघरों में देखने के लिए एक परफेक्ट फिल्म है, जहां हर सीन की भव्यता आपको हैरान कर देती है। जूनियर NTR और रामचरण के फैन हैं तो यह फिल्म आपके लिए मस्ट वॉच है। एक बड़ी सफलता के बाद जब कोई निर्देशक अपनी अगली फिल्म के साथ थिएटर पहुंचता है तो यकीनन उससे उम्मीदें कई गुना बढ़ जाती हैं। फिर अगर ये सफलता ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर वाली रही हो तो उम्मीदों का सैलाब उमड़ पड़ता है। ऐसा ही बाहुबली की सुपर सक्सेस के बाद निर्देशक SS राजमौली की फिल्म RRR को लेकर रहा है। रामचरण और जूनियर NTR स्टार निर्देशक SS राजमौली की इस फिल्म से दर्शकों और क्रिटिक्स सभी की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं। भारी उम्मीदों के बीच ये फिल्म सिनेमाघर पहुंच चुकी थी। फिल्म दर्शकों को थिएटर खींचकर लाने और फिर पैसा वसूल मनोरंजन देने में कितनी सफल रही है, आइए जानते हैं। फिल्म RRR हमें कोमाराम भीम यानी जूनियर NTR और अल्लूरी सीताराम राजू यानी रामचरण की कहानी को पर्दे पर दिखाती है, जिसमें उनके असली संघर्षों के बाद एक फिक्शनल स्टोरी की कहानी बैकग्राउंड में दिखाई जाती है।
रामचरण जूनियर एनटीआर स्टारर फिल्म ट्रिपल आर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि कैसे निर्देशक एस राजमौली पुराने जमाने के सिनेमाई अनुभव को छोटे छोटे पहलुओं के साथ बड़े पैमाने पर फलते फूलते कैनवास के साथ जोड़ते हैं। भीम और राजू उस तरह की दोस्ती का परिचय देती है जो हम पुराने दिनों में बॉलीवुड की कई फिल्मों जैसे शोले, याराना, दोस्ताना और दोस्त के जरिए देख चुके हैं। बेशक आप जब राजमौली, एनटीआर और रामचरण की इस अनोखी यात्रा में शामिल होते हैं तो बड़े पर्दे पर यह फिल्म मनोरंजन और शानदार प्रदर्शन के अलावा और कुछ नहीं उम्मीद करते। यह फिल्म उस वादे को पूरी तरह से निभाती है। ट्रिपल आर एक ब्लूप्रिंट है कि कैसे दर्शकों को एक के बाद एक बड़ी स्क्रीन पर उनके पैसे का पूरा मूल्य दिया जाए। हर शॉट एक घटना है, हर फ्रेम स्वाद लेने का अवसर है, जबकि दो लीड स्टार्स को पूरी तरह चमकने का एक समान मौका दिया जाता है। फिर वो जो अपनी प्रतिभा और करिश्मे से करते हैं वो कमाल का है। निर्देशक राजमौली की फिल्म RRR में 6 शानदार पल हैं जो कहानी में जान डाल देते हैं। भीम का इंट्रोडक्शन सीन, नदी से बचाने वाला सीन, नाचो नाचो गाना, प्री इंट्रोल ब्लॉग जो सबसे शानदार है, अजय देवगन का कैमियो और आखिरकार क्लाइमैक्स। फिल्म की कहानी के बारे में खास नहीं लिखा जा सकता। निर्देशक राजमौली की स्क्रीन प्ले और कहानी बयां करने की उनकी क्षमता इस फिल्म में 4 चांद लगाती है। फिल्म में सभी कलाकारों ने अपने अपने किरदार में जान फूंक दी है। विदेशी कलाकारों ने भी अपनी अदाकारी से फैंस को इम्प्रेस कर डाला है। फिल्म के आखिर में निर्देशक राजमौली हमें याद दिलाते हैं कि कैसे एक स्मार्ट फिल्म मेकर अपनी चतुराई से रामायण के हिस्से को आखिरी पार्ट में इस्तेमाल कर इस फिल्म को न सिर्फ अद्भुत बना देते हैं, साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि भी पेश करते हैं। फिल्म के टेक्नीशियंस की बात करें तो के सुनील कुमार की सिनेमेटोग्राफी, एम किरावेनी के गाने और बैकग्राउंड स्कोर कमाल का है। वीएफएक्स भी काफ़ी शानदार हैं। साथ ही रामचरण और जूनियर एनटीआर की हिंदी डबिंग के लिए भी तालियां बजनी चाहिए। ट्रिपल आर में केवल 2 चीज़ें हैं जो खटकती हैं। पहली, जेल तोड़ने वाले सीन का थोड़ा ज़्यादा ही फिल्मी और ओवर द टॉप होना, और दूसरा फिल्म का अचानक से ख़त्म होना, जबकि आप उम्मीद करते हैं कि अभी कुछ और भी होगा। इसके अलावा फिल्म ज़बरदस्त है। एस राजमौली की इस जादुई करिश्मे को देखना एक अनुभव है। ट्रिपल आर एक परफेक्ट मसाला मूवी है जो दर्शकों को हंसाएगी, नचाएगी, रुलाएगी, गर्व से भर देगी। फिल्म का वीएफएक्स कमाल का है। करीब 550 करोड़ रुपए में बनी निर्देशक एस राजमौली की फिल्म RR की प्रतियोगिता उनकी अपनी ही फिल्मों बाहुबली और बाहुबली 2 से है। भारतीय सिनेमा का दुनिया में मजबूत स्थान बनाने वाले राजमौली की इस फिल्म का परिणाम देश में मनोरंजन उद्योग की अगली दिशा तय करेगा। निर्देशक एस राजमौली की 21 साल के करियर की RRR 12वीं फिल्म है। राजमौली की अब तक की सारी फिल्में कामयाब रही हैं। जो फिल्में हिट भी नहीं रहीं उन्होंने भी बॉक्स ऑफिस पर अपने निर्माता का पैसा डुबोया नहीं। उनकी पिछली 2 फिल्में बाहुबली और बाहुबली 2 विश्व सिनेमा के परिदृश्य पर भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी धमक रही है। इन फिल्मों की कामयाबी ने दिखाया कि सितारे नहीं अब फिल्मों की कहानियों, इनके फिल्मांकन और इनकी तकनीकी सूरज और समृद्धि बॉक्स ऑफिस पर कमाल करेगी। और फिर द कश्मीर फाइल्स आ गई, जिसने इन सारे मिथकों को मिटाकर ब्लैक बोर्ड पर बॉक्स ऑफिस के आंकड़े नए सिरे से लिखने शुरू कर दिए। सिनेमा और सियासत के 2 अलग अलग चेहरे हैं। अब बारी उस फिल्म की है जिसने इन दोनों का समावेश है। अंग्रेजों के खिलाफ छिड़ी इस जंग में दक्षिण को 2 रणभंकरों की कहानी है। फिल्म RRR की कहानी 1920 के दौर की कहानी है। उत्तर से छिड़ी आज़ादी की लड़ाई दक्षिण में आग लगा चुकी है। अंग्रेजों का अत्याचार चरम पर है। 2 मतवाले हैं, दोनों के अपने अपने इरादे हैं। एक बिल्कुल देसी, दांवपेच से अनजान और अपने ही दम पर दुनिया को मुट्ठी में कर लेने का इरादा रखने वाला कोमाराम भीम, और दूसरा थोड़ा सयाना है। उसने दुनिया को जाना है, वह तूफान को भी काबू में कर लेने का इरादा रखता है, यानी अल्लूरी सीताराम राजू। राज और भीम की इस कहानी में और भी तमाम किरदार हैं। ये ही 2 मुख्य पहिए हैं। इंट्रोल से पहले अगर मामला भीम ने संभाला होता तो इंट्रोल के बाद आई सुस्ती को क्लाइमैक्स के लंका कांड में राम ने दूर करने में कामयाबी हासिल की है। एस राजमौली का सिनेमा बनाने का अपना एक स्वप्न लोक है। हालांकि इस बार उनकी कहानी माहिष्मती से किसी कल्पनाजनक की नहीं है। लेकिन धरती पर भी जो कुछ उन्होंने कोई 100 साल पहले का रचा है वह अतुलनीय है। राजमौली का सिनेमा विश्व सिनेमा की उस पटरी पर आ चुका है जिसमें कथानक का विस्तार किरदारों से ज़्यादा इसकी कायनात करती है। यहाँ उन्हें ही विजेंद्र प्रसाद ने मदद मिलती है। विजेंद्र प्रसाद को जिन लोगों ने भी फिल्म की पटकथा सुनाते देखा है उन्हें आंखें मूंदते ही फिल्म का विस्तार दिखने लगता है। किरदार वह सबसे अधिक में सुनाते हैं। राजमौली की पिछली दोनों फिल्मों में यह विस्तार हिंदी भाषी दर्शकों ने देखा है। वैसा ही एक सपना उन्होंने फिल्म ट्रिपल आर में बुना है। पहली नज़र में वह बाहुबली सीरीज का सिनेमा ही आगे बढ़ाते दिखते हैं, लेकिन इस बार उनकी राह इतनी आसान भी नहीं है। फिल्म RRR अपने प्रवाह में कहां कहां अटकती है और कहां कहां भटकती है उस पर चर्चा से पहले बात फिल्म के सितारों की।
इस फिल्म के दोनों सितारों में से रामचरण को हिंदी पट्टी में लोग जूनियर एनटीआर से बेहतर जानते हैं और उनकी डब फिल्मों का बाजार भी बेहतर रहा है। लेकिन फिल्म ट्रिपल आर में राजमौली का फोकस जूनियर एनटीआर पर ज़्यादा दिखता है। कम से कम इंटरवल से पहले तो फिल्म उन्हीं की है। जिस अंदाज में कोमारम भीम पर्दे पर आता है और जिन तेवरों के साथ राजमौली ने कहानी में उनका प्रवेश दिखाया है, वह नयनाभिराम है। फिल्म में रामचरण का आगमन उतना भव्य नहीं बन पाया है। दोनों के संतुलन पर ही फिल्म टिकी है और इसलिए फिल्म इंटरवल के बाद जब बोर करती दिखती है तो इसे अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अल्लू को मिलती है और रामचरण ने अपनी शख्सियत का करिश्मा यहाँ भरपूर दर्शाया है। आलिया भट्ट और अजय देवगन के लिए करने को कुछ खास फिल्म में नहीं है, पर जब भी वे पर्दे पर आते हैं अपना असर छोड़ जाते हैं। दूसरे कलाकारों में जेनिफर के किरदार में ओलिविया मॉरिस का अभिनय प्रभावित करता है। समथु केनी फिल्म का सरप्राइज पैकेज हैं। एलिजान डोबी और रे स्टीवेंट ने कहानी के उत्प्रेरक के रूप में अच्छा काम किया है। श्रेया सरन की याद भी फिल्म खत्म होने के बाद बनी रहती है। तकनीकी तौर पर फिल्म विशाल है। राजमौली ने फिल्म पर शुरू से आखिर तक अंकुश लगाए रखा है। फिल्म की अपनी मतवाली चाल है। वह अपने फिल्मांकन से भव्यता पाती है। राजमौली की टीम के उनके सबसे भरोसेमंद सिपाही सलाहकार सिनेमेटोग्राफर के संथल कुमार ने फिर एक बार दिखाया है कि निर्देशक का दृष्टिकोण स्पष्ट हो तो फिर कहानी में वातावरण की महत्ता कैसे स्थापित होती है। फिल्म का कला निर्देशन, कंप्यूटर ग्राफिक्स और वीडियो इफेक्ट्स भी नोटिस करने लायक हैं। बस फिल्म लड़खड़ाती है अपने संगीत को लेकर। दक्षिण भारतीय फिल्मों में संगीत का अखिल भारतीय स्तर ए.आर. रहमान ने फिल्म रोजा में स्थापित किया था। उसे अब जाकर देवी श्री प्रसाद फिल्म पुष्पा पार्ट 1 में दोहराए गए हैं। एम कीरावड़ी हिंदी सिनेमा में एम करीम के नाम से मशहूर रहे हैं। उनके गाने फिल्म RRR की सबसे कमज़ोर कड़ी है। फिल्म RRR जिस दूसरे मोर्चे पर दर्शकों को अखरती है वह इसकी लंबाई। फिल्म इंटरवल के बाद करीब 40 मिनट तक बोर करती है। फिल्म का संपादन चुस्त करके और इसकी लंबाई करीब 2.5 घंटे की रखकर श्री कर प्रसाद इस धीमी रफ्तार से फिल्म को बचा सकते थे। फिल्म को अगर बाहुबली सीरीज की कहानियों के पलड़े पर तौला जाएगा तो फिल्म RRR कमज़ोर निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर पिता, जन्म देने वाली माँ, पालने वाली माँ, सौतेले भाई का षड्यंत्र, अर्धांगिनी की दृढ़ता और प्रेमिका की अधीरता नहीं है। फिल्म ट्रिपल आर का एक कमज़ोर पहलू इसका भावात्मक रूप से दर्शकों को ना बांध पाना भी है। ट्रिपल आर मूलतः तेलुगु फिल्म है। यहाँ इसका अर्थ है रौद्रम रणम रुधिरम। तमिल, कन्नड़ और मलयालम में भी ट्रिपल आर का अर्थ उन्हीं भाषाओं में बताया गया है, मगर हिंदी में निर्माता निर्देशकों को शब्द नहीं मिले और यहाँ RRR की व्याख्या अंग्रेजी में की गई है। राइज रोर रिवोल्ट। बाहुबली से बॉक्स ऑफिस और दर्शकों समीक्षकों का दिल लूटने वाले SS राजमौली की डब लेकर हिंदी में आई इस फिल्म को लेकर सबका पहला सवाल यही है कि क्या इसमें बाहुबली जैसी बात है? तो सीधा जवाब है कथा, पटकथा और किरदारों का वह जादू यहाँ नहीं है। बाहुबली के प्राचीन काल की माहिस्मृति से राजमौली यहाँ 1990 के दशक में अंग्रेजी राज में आ गए हैं। दक्षिण भारत के जंगलों से शुरू होती कहानी दिल्ली और आसपास आ जाती है। मामला यह है कि वायसराय की पत्नी और अफसर जंगल के आदिवासियों की एक बच्ची को इसलिए उठा ले गए कि उसके पास रंगों से हाथों को सुंदर सजाने की कला है। जंगल में आदिवासी भीलों का नायक है भीम यानी NT रामाराव जूनियर। वह इस बच्ची को वापस लाने के लिए दिल्ली आया है, मगर उसे पता नहीं है कि बच्ची कहाँ मिलेगी। इधर अंग्रेजों की पुलिस में है राम यानी रामचरण, सबसे ताकतवर, सबसे बहादुर और महत्वाकांक्षी भी। जब अंग्रेजों को पता चलता है कि भीलों का नायक दिल्ली आया है तो वह वायसराय तथा उसके परिवार के लिए खतरा बन सकता है, तो राम जिम्मेदारी उठाता है कि वह भील को जिंदा या मुर्दा पकड़कर सामने पेश करेगा। इस तरह फिल्म के दोनों नायक आमने सामने आ जाते हैं। अब दोनों अपने अपने मिशन पर हैं, लेकिन हालात उन्हें दोस्त बना देते हैं। दोस्त बनने के बावजूद दोनों अपनी सच्चाई एक दूसरे से छुपाते हैं। किसे मिलेगी कामयाबी, किसे मिलेगी नाकामी, कहानी आगे क्या क्या मोड़ लेगी, यही सब इस फिल्म की रणभूमि में नजर आता है। इसमें कहानी आगे बढ़ने के साथ साथ नायकों का रूप रौद्र होता जाता है और फिर रुधिर यानी रक्त से बेहिसाब बहता ही है और फिर रक्त तो बेहिसाब बहता ही है। 3 घंटे से ज़्यादा लंबी RRR में कुछ देखने योग्य है तो इसके स्पेशल इफेक्ट, सेट और एक्शन, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। मगर मुद्दे की बात यानी KV विजेंद्र प्रसाद की कथा और राजमौली की पटकथा उसमें पेंच हैं। कहानी में राम और अंग्रेज पुलिस बल का हिस्सा बनने और उसके गुप्त लक्ष्य को बहुत खींचा गया है। राम के साथ सीता ने आलिया भट्ट के प्रेम और अन्य प्रसंग एक तो हंसिए पर हैं और जब भी दोनों से जुड़ी हुई कोई बात आती है तो ड्रामा रंगमंच की तरह रंगने लगता है। राजमौली इस मोह से छुटकारा नहीं पा सके कि जब सारे किरदार जंगल जंगल भटक रहे हैं, मुश्किल में हैं, उनके पास खाने पहनने को ढंग का नहीं है, तो उन सबके बीच आलिया को सिल्क के चमकदार रंग बिरंगे कपड़े पहनाए और उनसे खूब सजा कर दिखाए गए हैं।
पटकथा लिखते हुए राजमौली अपनी कलम पर नियंत्रण भूल गए हैं। अनेक दृश्यों को उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा लंबा खींचा है, खास तौर पर एक्शन दृश्यों को। यूं ही नहीं कहा गया है कि अति हर जगह वर्जित है। पटकथा पर राजमौली का नियंत्रण छूटने का नतीजा यह निकला कि पुलिस अफसर राम के किरदार में रामचरण आखिरी दृश्यों में भगवान राम के गेटअप में पहुंच जाते हैं और फिल्म एजेंडा रचती नजर आने लगती है। रामचरण अचानक धनुष बाण से लैस होकर अंग्रेजी पुलिस तथा अफसरों को धराशायी करने लगते हैं। एक्शन दृश्य यहाँ किसी मदारी की कलाबाजियों जैसे बन गए हैं। यद्यपि ऐसा फिल्म में कमोबेश और भी जगहों पर हुआ है। राजामौली रामचरण को भगवान राम बनाते हुए यही नहीं रुके, बल्कि अंतिम दृश्य में उन्हें आदिवासियों के उद्धारक जैसा भी दिखाया। जब भीम राम के सामने हाथ जोड़कर कहता है, हमें शिक्षा दो, अंतिम दृश्यों में ही आदिवासी किरदारों के साथ पर्दे पर जल, जंगल, जमीन का स्लोगन दिखाकर राजमौली नई जमाने की लड़ाई की तरफ भी इशारा करते देते हैं। सब जानते हैं कि जंगल के निवासियों की एक लड़ाई पूंजीपतियों सरकार के खिलाफ जारी है। इस फिल्म में ना पूंजीपति है और ना सरकार। इस तरह से राजमौली एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश करते हैं, जबकि मूल फिल्म पूरी तरह अंग्रेजों के विरुद्ध दो नायकों की लड़ाई है। फिल्म में मगर कोई सबसे ज़्यादा असर छोड़ता है तो वह है जूनियर एनटीआर। चाहे अख्तर का रूप हो या भीम का, उन्होंने अपना काम बढ़िया अंदाज में किया है। वह अपने किरदार में उतरते हैं और पूरी फिल्म में छाए रहते हैं। रामचरण कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करते हैं। अजय देवगन, आलिया भट्ट गैर बॉलीवुड ग्लैमरहीन भूमिकाओं में हैं। अजय देवगन ने अपना रोल अच्छे से निभाया है, जबकि आलिया भट्ट दक्षिण भारत के तमाम चेहरों के बीच बाहरी दिखती हैं। राजामौली बतौर निर्देशक कुछ दृश्यों में अपनी कल्पनाशीलता से चौंकाते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट की कमजोरियां उनके निर्देशन पर भारी पड़ जाती हैं। हिंदी में डब फिल्म में सहजता नहीं है और गीत संगीत असर नहीं छोड़ता। RRR को केवल इस उत्सुकता के साथ देखा जा सकता है कि आखिर बाहुबली वाले राजमौली ने क्या नया बनाया है। RRR का पूरा नाम राइज रोर रिवोल्ट है। राइज ठीक है, रिवोल्ट भी ठीक है, पर लगता है डायरेक्टर SS राजमौली ने रोर को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है। फिल्म में इतने ज़्यादा एक्शन सीन है कि लगता है बस भाई अब बस कर। राजमौली की फिल्म बाहुबली तो देखी ही होगी। बाहुबली का वो सीन याद है जब नारियल के पेड़ पर लोगों को बांधकर ऊंचे और दूर खड़े किले की छत पर सैनिकों को दुश्मन से लड़ने के लिए पहुंचाया जाता है। अच्छा चलिए दूसरा सीन याद दिलाते हैं। जब नुकीले सिंग वाले दौड़ते सांड के झुंड के बीच बाहुबली यानी प्रभास फंस जाते हैं और खुद को बचा भी लेते हैं। अगर हकीकत से सोचे तो आप भी जानते हैं ऐसा शायद ही मुमकिन हो। फिल्म है कल्पना की, यहाँ कोई सीमा नहीं होती, पर बाहुबली में कहानी, अभिनय, स्टार ने इन एक्शन सीन को संभाल लिया था। डायरेक्टर SS राजमौली की फिल्मों में ऐसा ही है। एक्शन की हद पार करते हुए राजमौली अपनी फिल्मों में हीरो नहीं बल्कि देसी सुपर हीरोज दिखाते हैं। बाहुबली इसका सबसे अच्छा उदाहरण है और अब इस लिस्ट में RRR भी जुड़ गई है। अगर आप एक्शन लवर है तो फिल्म अच्छी लगेगी, पर थोड़ा लॉजिकली सोचे तो फिल्म देखकर हंसी आएगी। फिल्म में एक्टर्स के काम पर कोई शक नहीं है, पर जिस तरह से फिल्म में ज़बरदस्ती का एक्शन डाला गया है वो सारा खेल बिगाड़ती नजर आती है। इसकी शुरुआत रामचरण के एंट्री सीन से ही शुरू हो जाती है। एक तरफ दर्जन भर अंग्रेज ऑफिसर समेत सरकारी महकमे में नियुक्त भारतीय अफसर और दूसरी तरफ इन अफसरों से लोहा लेने खड़े हजारों लोगों की भीड़। जब एक अंग्रेज अधिकारी उन भीड़ में खड़े एक शख्स की बगावत को सुनकर उसे अपने सामने लाने का आदेश देते हैं तो वहां की भीड़ देख सभी अफसरों की घिंगी बन जाती है। पर उन्हीं अफसरों में शामिल राम, बोरे और बक्से पर ऐसे कूदते फांदते हुए ऐसे कांटों के तार के उस पार जाते हैं कि बस यकीन ही नहीं हो पाता। फिर वे लाठी बरसाते हैं और पूरी भीड़ से अकेले ही लड़ते हैं। लहूलुहान होते हैं, लोग पकड़ लेते हैं, पर मजाल है कि राम को कोई रोक पाए। फिर वे उस शख्स को भीड़ से हटाकर अपने अंग्रेजी अफसर के सामने ले आते हैं। पुल का वो सीन जिसमें रामचरण और जूनियर एनटीआर बस एक रस्सी के सहारे एक बच्चे को बचाते हैं, वो सीन है तो कमाल का, पर ऐसा लगता है कि यहाँ SS राजमौली ने ज़्यादा एक्शन दिखाने के चक्कर में सीन को कम्प्लेक्स कर दिया है। भाई एक शख्स पुल के ऊपर रस्सी पकड़कर नीचे बच्चे तक रस्सी का दूसरा छोर पहुँचाता तो बच्चा बच ही जाता। खामखा बच्चे को रेत पर फेंक दिया। अगर हिंदी फिल्म से कंपेयर किया जाए तो टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 3 में जिस तरह का एक्शन ओवरडोज है, वैसे ही RRR में एक्शन का टैंक फुल है। अब एक्टिंग पर आते हैं। RRR में जूनियर एनटीआर ने एक्शन, एक्टिंग और डांस सभी में सबसे धांसू नजर आए हैं। रामचरण भी अच्छे थे, पर जूनियर एनटीआर के आगे वे फीके पड़ गए। जूनियर एनटीआर वाकई काबिले तारीफ है। कहना गलत नहीं होगा कि कुछ सीन्स में उनके काम की वजह से एक्शन का ओवरडोज छिप जाता है। वो बात नहीं है जो उम्मीद थी। आलिया भट्ट फिल्म में कुछ नया नहीं कर पाई। हाँ, अजय देवगन को छोटा मगर अहम स्क्रीन स्पेस दिया गया था। उन्होंने उसी दमखम के साथ RRR में अपनी मौजूदगी का वजन पेश किया जो वह हिंदी फिल्मों में रखते हैं। हिंदी में डब की गई RRR में डायलॉग्स का वो असर नहीं है।
न इसके गाने कुछ खास जमे हैं। ऐसा लगता है वह कुछ और कह रहे हैं और हम सुन कुछ और रहे हैं। वो मज़ा नहीं आया जो ओरिजिनल में होता है। नाचे नाचे गाने को छोड़कर बाकी सारे अच्छे लिरिक्स के बावजूद जुबां पर चढ़ जाएं, ऐसी बात उसमें नहीं है।